हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। तो उसके आगे वाले चैप्टर, उसके आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बड़े ध्यान से करेंगे। एग्जाम्स में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और एपी का बेसिक एप्लीकेशन भी यहां से पता लग पाता है कि एक्चुअली एपी हमारे किस काम आती है। एपी की पहचान तो आपने पता ही लगा लिया है कि अगर सभी टर्म्स के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है तभी वो एपी कहलाती है। यानी कि जितनी भी टर्म्स एपी में हैं उन सब के बीच में एक कॉमन डिफरेंस यानी कि एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है तो ही वो सीरीज एपी कहलाएगी। अगर एपी फाइनाइट है, यानी कि एपी फाइनाइट है, मतलब अगर एपी फाइनाइट है यानी कि उसकी टर्म्स लिमिटेड है और उसकी कहीं ना कहीं एंड होता है, तो अगर एपी की किसी भी पर्टिकुलर टर्म के बारे में, यानी कि 15th टर्म, 16th टर्म, 99th टर्म, 1000 टर्म, 1500th टर्म, 2000 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने के लिए एक सिंपल सी प्रोसेस है हमारे पास, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी से उसकी वैल्यू निकल आएगी। यानी कि आपके पास लाइक एक टर्म दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और इसकी सीरीज खत्म होती है, एग्जांपल के तौर पे इसकी सीरीज खत्म होती है, या फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट भी है ये, अगर फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट भी है, ये अनलिमिटेड चल रही है, तो हम अगर ये जानना चाहें कि इसकी 1000 जो टर्म है उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या होगी, तो हम एक फार्मूला है उसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलते हैं? nth टर्म, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा ये। दोबारा से डिफाइन कर देता हूं, nth टर्म मतलब जो भी उसकी टर्म आपने निकालनी है, a प्लस n-1 d। तो अगर मैंने अभी इसी को an को बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बोला जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बोला जाता है। और अगर किसी भी टर्म में फाइनाइट टर्म्स होती हैं, दो फाइनाइट टर्म्स होती हैं, तो अगर हम उसके अंदर फाइनाइट टर्म्स को m मान लें, लास्ट टर्म मतलब उसकी m है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m है, तो देयर आर m टर्म्स इन एपी, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ m है, देन am रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म व्हिच समटाइम्स आल्सो डिनोटेड बाय l। यानी कि जो लास्ट टर्म ऑफ एपी होती है जो लास्ट टर्म ऑफ एपी होती है उसको हम am और l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम l से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो am आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो लास्ट टर्म की बात हो रही है। इसके बारे में डिटेल में तब पढ़ेंगे जब ये इसके जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जो nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। an यानी कि जो भी आपको टर्म की वैल्यू निकालनी है वो an से डिनोट होगी और उसका फॉर्मूला a प्लस n-1 d ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में साफ दिखाई दे रहा है, मैं इसको यहां निकालूंगा नहीं, आपको यहीं पे समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 2, 7, 12। आपको पता है ये इनफाइनाइट टर्म्स चली आ रही है, इनफाइनाइट एपी है और सभी के बीच में 5 का गैप है, यानी कि d इक्वल्स टू क्या हुआ? d इक्वल्स टू 5 हुआ, a इक्वल्स टू 2 हुआ। तो आपको nth टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया गया है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। तो बस अगर आपको a और d पता है तो आपको कोई भी टर्म की वैल्यू निकालना हो तो आपको पता लग जाती है। यानी कि क्वेश्चन ने बोला कि आप 10th टर्म निकालिए, 10th टर्म मतलब a 10 निकालना है, a की वैल्यू 2 गिवन है क्वेश्चन में, और 10-1 और d की वैल्यू 5।
तो क्या होगा, A10 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 2 प्लस 45 दैट इज 47। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो बस इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे अलग से इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी 21, 18, 15 and so on is minus 81, also is any term 0, give reasons for your answer। क्वेश्चन ने जो पूछा है उसको समझ लेंगे। क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 81, यानी कि टर्म की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ टर्म दे रखी है जो है -81, यानी कि आपको टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालनी, तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको पुट कर देंगे और निकाल देंगे। कैसे पुट करेंगे सर? इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल्स टू 21, d हम निकाल लेंगे 18 माइनस 21 दैट इज -3। क्वेश्चन में बोला गया ये एपी है और आपको nth टर्म की वैल्यू दे रखी है, मगर कौन सी टर्म होगी, यानी कि n गायब है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन में आपको ये समझ में आए कि यहां पर टर्म की वैल्यू दे रखी है, मगर टर्म कौन सी ये निकालनी है, यानी कि n निकालना n। अगर आपको ये क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। तो आपको पता है an क्या होता है, an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 d। तो आपके पास an ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और a की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू आपने निकालनी है और d की वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकाल लिया आपने, जो है -3। तो आ जाएंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं फर्दर। 81, 21 प्लस -3n और माइनस माइनस प्लस 3, तो -81 इक्वल्स टू 24 माइनस 3n, तो -81 अपॉन में 24, सॉरी -81 माइनस 24 इक्वल्स टू -3n। डी की वैल्यू आई थी 81, 3, चलिए इसको देखते हैं। हाँ, ये हो गया 5, 10 माइनस का डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n। माइनस से माइनस कट गया, 3 से और काट देते हैं, 3 3 जा 1, 3 5 जा। तो यहाँ पर n की वैल्यू, यानी कि पोजीशन जो है वो 15th पोजीशन पे आंसर आएगा -81, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई पोजीशन 81 की जो पोजीशन है वो 15th पोजीशन पे उसकी वैल्यू आएगी। nth टर्म कौन सी हुई, 35, यानी कि सॉरी 15 लिख दिया, 35 है। तो यानी कि a 35 इक्वल्स टू -81, ये हमने निकाल दिया। क्लियर है? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो अब आपको क्वेश्चन में एक बात और पूछी, इसका एक पार्ट और है क्वेश्चन में, वो मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म 0 नजर आ रही है क्वेश्चन में? हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? तो हम इसको रख के देख लेते हैं कि इसका सेकंड पार्ट मैं बात कर लेता हूं, इसको बी लिख देता हूं मैं। इसके अंदर पूछा है इज एनी टर्म
बी जीरो। तो हमने इसको सॉल्व करना है कि कोई भी टर्म क्या जीरो हो सकती है। तो आपको जैसे पता है फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या किसी भी टर्म की वैल्यू जीरो हो सकती है? यानी कि क्वेश्चन में गिवन जो है वो हो गया ए एन जीरो, और ए जो सीरीज चली आ रही है ए की वैल्यू क्वेश्चन में 21 है और डी की वैल्यू आपने निकाल ली थी जो -3 है। क्या बात समझ में आ गई? अब इसको हम इसमें फीड कर देते हैं। यानी कि 0 इक्वल्स टू ए इज 21 प्लस n माइनस वन डी इज -3। तो 0 इक्वल्स टू 21 माइनस 3n प्लस 3 that is 24 0 इक्वल्स टू 24 माइनस 3n। तो -24 इक्वल्स टू -3n माइनस 24 अपॉन में -3 इक्वल्स टू n 8। यस, यानी कि nth पोजीशन पे 8th पोजीशन पे n इक्वल्स टू 8 आ गया। यानी कि a 8 इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि कौन सी 8th टर्म की वैल्यू 0 आएगी। आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सी उसकी पोजीशन के बारे में पूछ रहा है या वो उसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर वैल्यू गिवन है तो पोजीशन की बारे में पूछेगा, और अगर पोजीशन गिवन है तो उसकी वैल्यू के बारे में पूछेगा। बस आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। थर्ड टर्म 5 दे रखी है और सेवंथ टर्म 9 दे रखी है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी वैल्यू निकालें। यानी कि क्वेश्चन में जो गिवन है एग्जांपल नंबर 5, क्वेश्चन में गिवन क्या है A3 थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 5 और A7 की वैल्यू दे रखी है 9। अब कह रहा है इसकी एपी बनाइए, एपी निकालिए इसकी। इसका मतलब A3 जो दे रखा है ए एन, आपको पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो यानी कि A3 इक्वल्स टू क्या होगा ए प्लस 3 माइनस वन, डी की वैल्यू पता नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो A3 इक्वल्स टू ए प्लस 2D आ गई। एक इक्वेशन हम ये रख लेते हैं और वैल्यू दे रखी A7 की, और A7 इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस वन डी। यानी कि A7 इक्वल्स टू ए प्लस 6D। दूसरी इक्वेशन ये आ जाती है। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन दिख रही हैं, तो इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, या तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे, तो आपका एक वेरिएबल निकल के आ जाएगा। तो चलिए, इसमें सेम नजर आ रहे हैं आपके पास ए और दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। तो A3 या 7, A7 आपने निकाला हुआ है, इसके अंदर इनकी वैल्यू हमने पुट नहीं की है। A3 की वैल्यू 5, यानी कि ये आ गया 5 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये एक्चुअली इक्वेशन 1 है। ऐसी इसमें भी इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 9 इक्वल्स टू A प्लस 6D। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, दैट इज 9 equals to A plus 6D and 5 equals to A plus 2D। सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये इनके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। A से A खत्म हो गया और ये बचा 4 equals to 4D।
करेक्ट। इसका मतलब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 4d इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1। d की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो हम इनके सारी चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। तो पुट d इन इक्वेशन 1 या 2, पुट d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 और 2, जहां भी आपने पुट करना है। तो इक्वेशन 1 आपको पता है क्या लिखा हुआ है, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d, 5 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो 5 इक्वल्स टू a की वैल्यू निकल आएगी इससे, 2 की वैल्यू d की वैल्यू 1 है, तो 5 इक्वल्स टू a प्लस 2 और a इक्वल्स टू 5 माइनस 2, a इक्वल्स टू 3। करेक्ट। यहां पर a की वैल्यू है, बस आपको AP बनाने के लिए a और d की वैल्यू चाहिए होती है, तो आप जितनी मर्जी AP बना सकते हैं। तो AP बनाने के लिए आपके पास ये फार्मूला आ चुका है। तो अब आपके पास A1 निकालना हो तो क्या लिखेंगे जी, a प्लस डी, और A2 निकालना हो a प्लस, A1 तो a ही हो गई, और D A3 निकालना हो a प्लस 2d, A4 निकालना हो a प्लस 3d, A5 निकालना हो a प्लस 4d, A6 निकालना हो a प्लस 5d एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो AP बनी आपके लिए, जो AP का फॉर्मेट हुआ वो क्या बनेगा, A क्वेश्चन में आपके पास आ ही चुका है 3, पहली AP ये 3, A प्लस डी मतलब 1 प्लस करना है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? A की वैल्यू 3 है और उसमें सभी में D जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करते जाना है, तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। क्या बात क्लियर हो चुकी है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 5 भी क्लियर हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए हम अगली क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।